सिद्धि हिंदी विद्यालय की यूट्यूब चैनल में मैं हर्षद जानी कक्षा 11वीं के सभी विद्यार्थियों का अर्थशास्त्र की रिवीजन क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूँ। विषय की शुरुआत करूँ उससे पहले सुंदर सा सुविचार कि जो रहता है हमेशा मेहनत के साथ, किस्मत नहीं छोड़ती कभी उनका हाथ। और इसी सुंदर से सुविचार के साथ आइए विद्या की देवी माँ सरस्वती के लिए 2 मिनट के लिए प्रार्थना कर लेते हैं। सरस्वती की प्रार्थना के बाद आप लोगों को मालूम है कि हमारा लेसन 8वां चल रहा है, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय आय नाम का जो लेसन है उनमें हम लोगों ने राष्ट्रीय आय नाम का लेसन हम लोगों ने चालू किया था। राष्ट्रीय आय के अंतर्गत आप लोगों को मालूम है कि हमने राष्ट्रीय आय की परिभाषा, राष्ट्रीय आय के अंतर्गत आने वाले अलग अलग प्रकार के खर्च, अलिप्त अर्थतंत्र की व्याख्या, अलिप्त अर्थतंत्र का आय का चक्रीय प्रवाह जैसे मुद्दों की जानकारी हमने अलग अलग वीडियो के अंतर्गत ली थी। अब जहाँ तक सवाल है कि हम लोगों का जो मुद्दा लास्ट में चल रहा था वो लेसन का मुद्दा था राष्ट्रीय आय को मापने की पद्धति। राष्ट्रीय आय को मापने की 3 पद्धति है। उसमें पहली पद्धति हमने कल के वीडियो के अंतर्गत पूरी कर ली थी, जिसका नाम था उत्पादन पद्धति। उत्पादन पद्धति की परिभाषा, व्याख्या किसने दी, उसका उदाहरण लिखने के बाद आपको लिखना ये है कि इसमें कौन कौन से खर्च की गणना होती है और कौन कौन से खर्च की गणना नहीं होती। दैट्स इट। इससे आगे और कोई मुद्दा आपको इसमें लिखना नहीं रहेगा। अब उसके बाद दूसरी जो पद्धति है वो दूसरी पद्धति का नाम है आय पद्धति। तो आय पद्धति के अंतर्गत सबसे पहला मुद्दा कि आय पद्धति की व्याख्या किसने दी, तो आपका उत्तर रहेगा आय पद्धति की व्याख्या प्रोफेसर पिगू ने विकसित की है कि वर्ष के दौरान देश के नागरिक और सरकार जो आय प्राप्त करते हैं उसका योग करने से राष्ट्रीय आय की जानकारी प्राप्त होती। दूसरा मुद्दा कि राष्ट्रीय आय पद्धति किसके द्वारा प्राप्त होते, तो एक वर्ष में नागरिक और सरकार के द्वारा जो आय प्राप्त की जाती उसके योग को राष्ट्रीय आय कह सकते हैं। उसकी परिभाषा लिखनी है तो तीसरा मुद्दा लिखो, एक वर्ष के दौरान देश के नागरिक और सरकार के द्वारा जो अलग अलग आय प्राप्त की जाती है उसकी गणना पद्धति को आय पद्धति कहते हैं। एक वर्ष के दौरान देश के नागरिक और सरकार के द्वारा जो अलग अलग आय प्राप्त की जाती है उसकी गणना पद्धति को आय पद्धति कहते हैं। तो 3 मुद्दे हो गए। परिभाषा, किसने परिभाषा दी, कौन कौन सी आय की इसमें गणना होती है। आगे राष्ट्रीय आय की मापने की आय पद्धति में उत्पादन के 4 साधनों की आय गिनी जाती है। भूमि का भाड़ा, पूंजी का ब्याज, श्रम का वेतन और नियोजक का लाभ। ये 4 बातों का समावेश आय पद्धति के अंतर्गत होता है। और 4 मुद्दों के बाद अब उसमें महत्वपूर्ण बातें, तो महत्वपूर्ण बातों में आप लोगों को भी मालूम है कि कौन सी आय गिनी जाती है और कौन सी आय नहीं गिनी जाती। उसमें पहला मुद्दा है साधनों की आय। साधनों की आय मतलब आप लोगों को मालूम है कि भाड़े की आय गिनी जाएगी, ब्याज की आय गिनी जाएगी, वेतन की आय गिनी जाएगी और लाभ की या तो मुनाफे की आय गिनी जाएगी। अब आपको लिखना एक एक लाइन में ही है कि भाड़े की आय अर्थात भूमि, मकान
इत्यादि को जो भाड़ा मिलता है उनको आय के रूप में गिना जाता है। अपने मकान में रहते हो तो भी उन्हें भाड़ा की आय प्राप्त होती हो तो उससे आरोपित भाड़ा गिना जाएगा। मतलब अगर मानो कि भाड़े की आय आपको जहाँ से भी मिलती है वो तमाम प्रकार की आय को राष्ट्रीय आय में गिना जाएगा। पुस्तकों के कॉपीराइटर्स और पेटेंट जैसे अधिकारों के कारण जो प्राप्त आय है उनको भी गिना जाता है। उसी क्रम में ब्याज की आय, ब्याज किसको मिलता है तो कि पूंजी को। तो आप लिख सकते हैं कि लोगों को वर्ष के दौरान पूंजी पर जो भी ब्याज मिलता है वो ब्याज की आय को भी राष्ट्रीय आय में गिना जाता है। उसके बाद तीसरा वेतन। वेतन क्या है? वेतन किसको मिलता है तो कि श्रमिकों को। तो वर्ष के दौरान श्रमिकों को वेतन और मजदूरी प्राप्त होती है उसको भी गिना जाता है। और उसके बाद लाभ की आय। लाभ की आय मतलब निवेशकर्ता जो नियोजक है उनको जो अलग अलग प्रकार की डिविडेंड, लाभांश या तो लाभ की जो भी कंपनियों के आरक्षित भाड़ा या लाभ वगैरह जो प्राप्त होता है उनको राष्ट्रीय आय के अंतर्गत गिना जाता है। इन शॉर्ट आप लोगों का मुद्दा अगर आप लोग टिप्पणी के तौर पर लिखते हो तो सबसे पहले राष्ट्रीय आय की परिभाषा, दूसरा परिभाषा किसने दी, तीसरा राष्ट्रीय आय के अंतर्गत कौन कौन से साधनों की आय गिनी जाती है, और उसके बाद उसमें महत्वपूर्ण बातें। उसका पहला मुद्दा साधनों की आय को गिना जाता है। साधनों की कितनी आय? 4 प्रकार की। भाड़े की आय, ब्याज की आय, वेतन की आय और मुनाफे की आय वगैरह को राष्ट्रीय आय के अंतर्गत गिना जाता है। अब आगे का मुद्दा है गणना में न ली जाए ऐसी आय। तो कौन सी आय को राष्ट्रीय आय में नहीं गिना जाता तो कि बख्शिश, इनाम, भेंट, लूट, चोरी, बेकारी भत्ता, वृद्धावस्था में प्राप्त सरकारी सहायता, लॉटरी की आय वगैरह को राष्ट्रीय आय में गिना नहीं जाता। 2 अंकों में यदि आपको सवाल पूछा जाए राष्ट्रीय आय में न गिनने वाली तो कि बख्शिश, इनाम, भेंट, लूट, आय, चोरी, बेकारी भत्ता, वृद्धावस्था में प्राप्त सरकारी सहायता, लॉटरी की आय वगैरह को गिना नहीं जाता। नंबर 3, सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी को राष्ट्रीय आय में घटा दिया जाता है और विदेशों से प्राप्त जो आयात निर्यात की जो आय होती है उनको राष्ट्रीय आय में प्लस किया जाता है। 5वां, उपयोगी माल के सौदों में से प्राप्त कमीशन या दलाली की आय राष्ट्रीय आय में गिनी जाती है। 6, जिस आय से अर्थतंत्र में वस्तु और सेवाओं के उत्पादन का प्रवाह जारी हो, अर्थतंत्र में वस्तु के मौद्रिक मूल्यों में वृद्धि होती है, ऐसी आय को गिना जाता है। लेकिन सेकेंड हैंड की वस्तु हो उनकी आय का इसमें समावेश नहीं होता। अर्थात मोबाइल आपने नया खरीदा तो उसका राष्ट्रीय आय में गणना होगी, लेकिन वही मोबाइल जब आप दोबारा बेचते हो तो सेकेंड हैंड माना जाएगा जिसकी आय को राष्ट्रीय आय के अंतर्गत गिना नहीं जाता। अर्थात आय पद्धति के अंतर्गत आपको 2 ही मुद्दे तैयार करने हैं कि कौन कौन सी आय राष्ट्रीय आय में गिनी जाती है और कौन कौन सी आय राष्ट्रीय आय के अंतर्गत गिनी नहीं जाती। इस प्रकार से आय पद्धति की आपकी टिप्पणी पुनरावर्तन के तौर पर पूरी हो जाती है। अंत तक आप लोगों ने वीडियो को देखा उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। रिवीजन की क्लास में भी यदि आप लोगों को कोई वीडियो से संबंधित जानकारी चाहिए तो फ़ोन का संपर्क करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।